दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान के कोटा ज़िले के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में बनवारी लाल नाम का शख्स अपने एक बच्चे और बीवी के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल बनवारी लाल की बहुत बड़ी मार्बल लगाने की दुकान होती है, तो पैसे से जो बनवारी लाल होता है वो एक सेठ होता है। बनवारी लाल का एक बेटा होता है जिसका नाम विशाल होता है, और विशाल कोटा में रुककर अच्छी सी तैयारी करता है। जहाँ पर विशाल अकेले कोटे में रहकर वहाँ पर अपनी एक पढ़ाई की अच्छी तैयारी इंजीनियरिंग की कर रहा होता है। एक दिन बनवारी लाल अपने घर से बाहर निकलता है और शाम के करीब 4 बजे के टाइम बनवारी लाल के फ़ोन पर कॉल आता है। तो उधर से जो कॉल आता है वो विशाल के नंबर से आता है और कहा जाता है कि आपका लड़का मेरी गिरफ्त में है, उसका अपहरण कर लिया है, आप 15 लाख रुपए का इंतजाम कर दें। जैसे ही बनवारी लाल इस फ़ोन कॉल को सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बनवारी लाल तुरंत ही जो कॉल करने वाला शख्स होता है वो कॉल को कट कर देता है, और बनवारी लाल अब हड़बड़ा जाता है और वो तुरंत अपनी पत्नी के पास कॉल करता है। वो कहता है कि आप अपने भाई से कहो, जो वो भी उसका जो पत्नी है, उसकी पत्नी का भाई भी कोटा में रहता है, तो वो कहता है कि आप मेरे साले साल साहब से कहो कि वो विशाल के रूम पर जाकर देखे कि विशाल रूम पर है या नहीं है। उसकी पत्नी अपने भाई से कॉल करती है और ये सारी बातें बताती है कि मेरे पति के पास इस तरीके से किसी ने फ़ोन किया था, और आप वहाँ जाकर देखिए कि रूम पर विशाल है या नहीं। जैसे ही उसका भाई उस रूम पर जाकर देखता है तो विशाल अपने रूम पर नहीं होता है। उसके रूम पर 2 लोग रहते हैं। जब उनसे ये विशाल का मामा पूछता है कि विशाल कहाँ गया है, तो वो लोग भी कहते हैं कि जो विशाल के साथ जो लड़के और भी दोस्त तैयारी कर रहे थे उसके रूम में रुककर, वो भी कहते हैं कि जब हम लोग कोचिंग से वापस आए तो विशाल इस रूम में नहीं था। जैसे ही उसके मामा को ये जानकारी मिलती है, वो तुरंत ही अपने जीजा के पास यानी विशाल के पिताजी के पास कॉल करता है, कहता है कि विशाल वास्तव में अपने रूम पर नहीं है। इधर तब तक करीब शाम के 7 से 8 बजे का समय हो जाता है, और जो विशाल के पिताजी होते हैं वो अपने जानने पहचानने वाले सभी लोगों से पता करते हैं कि शायद मेरा बेटा किसी रिश्तेदारी में या किसी के पास तो नहीं चला गया। इधर समय व्यतीत होता है तो करीब रात्रि के 8 बज जाते हैं, तो विशाल के पिताजी अपनी पत्नी सहित पास ही के थाने में जाते हैं और अपने बच्चे की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, और वो उस नंबर को भी पुलिस को दे देते हैं जिससे उनके पास कॉल आई हुई होती है, और तुरंत वापस अपने घर चले आते हैं। और जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि इनका बेटा किसी की गिरफ्त में यानी उसे किसी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस तुरंत ही अपनी एक टीमों का गठन करती है और उस लड़के की खोजबीन में लग जाती है। पुलिस को करीब एक रात्रि बीत जाती है, तो अगले दिन दिन के करीब 12 बजे के बाद पुलिस के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो उस पुलिस की एरिया में पड़ने वाले ही एक गांव से किसी शख्स का कॉल होता है, और वो कहता है कि साहब, मेरे गांव के बाहर झाड़ी में किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंचती है, तो देखती है कि पुलिस वास्तव में उस डेड बॉडी में जो होता है वो विशाल ही होता है। विशाल को दरअसल किसी ने मारकर उस जगह पर फेंक दिया होता है। जैसे ही पुलिस विशाल को देखती है, तो पुलिस तुरंत ही विशाल के पिता बनवारी लाल को बुलाती है वहाँ। तो बनवारी लाल अपने परिवार सहित उस घटना स्थल पर पहुंच जाता है, और वहां जाने के बाद वो देखकर अपने बेटे की डेड बॉडी को रोना धोना शुरू कर देता है। जिसके बाद पुलिस फिर से उस जहां पर उस विशाल की डेड बॉडी होती है वहां पर बारीकी से जांच करती है, और विशाल के पिताजी से ही पूछती है कि अगर आपको किसी पर शक हो तो आप बता सकते हैं। इस पर विशाल के पिताजी
बताते हैं कि मुझे इस नंबर से कॉल आया था कि मेरे बेटे की किडनैपिंग हो चुकी और जिसने किडनैप किया था मेरा बेटा, उसने मुझसे 15 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। पुलिस को जैसे ही इतनी जानकारी मिलती है तो पुलिस उस डेड बॉडी को अपने अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस जगह पर बारीकी से छानबीन शुरू कर देती है। अतः पुलिस जब उस जगह पर सारी छानबीन करती है तो पुलिस को एक सुराग मिलता है कि जो विशाल की मौत की गई होती है वो उस जगह पर नहीं की गई है जहां पर उसकी डेड बॉडी फेंकी गई है। पुलिस को लगता है कि इस डेड बॉडी को कहीं से लाकर यहाँ पर फेंका गया है। जिसके बाद पुलिस अपने काम में जुट जाती है और किस केस का खुलासा करने में लग जाती है। इधर पुलिस पोस्टमार्टम होकर उस डेड बॉडी को इस विशाल के माता पिता को सौंप दिया, विशाल की डेड बॉडी को, और अपने काम में लग जाती है। तो करीब 2 से 3 दिन बाद पुलिस फिर से उस बनवारी लाल यानी विशाल के पिताजी के पास आती है और उस विशाल का नंबर ले जाती है और उसका नंबर ट्रेस करती है। तो पुलिस को पता लगता है कि उसके नंबर पर केवल एक ही शख्स का करीब 3 दिन पहले फोन आया है। हालांकि पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने के लिए उस शख्स से बाद में मिलने जाती है। पहले पुलिस उस कमरे में जहां पर विशाल रह रहा होता है उसके मालिक से मिलती है। तो पुलिस को बताता है वो मालिक कि साहब, विशाल जरूर यहाँ रहता था, लेकिन उसके मेरे पड़ोस के ही 3 लोग मिलने आया करते थे और वो रात्रि के करीब 12-12, 1-1 बजे इस विशाल के पास से जाया करते थे। ये विशाल भी रात्रि में उनके पास जाया करता था। पुलिस को जैसे ही इतना पता लगता है तो पुलिस विशाल के उन 3 मित्रों को भी अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है। तो उनसे पूछताछ करती है, जिसके बाद विशाल के वो तीनों मित्र कहते हैं कि साहब, जरूर मेरी विशाल से मित्रता थी, लेकिन विशाल की मौत कैसे हो गई इस बात की तो हम लोगों को जानकारी ही नहीं। वो सारे जो तीनों होते हैं, तीनों लोग पुलिस को गुमराह कर देते हैं और पुलिस भी उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता उन लोगों को अंडर कस्टडी में करने का। इसके बाद पुलिस उस जो लोग होते हैं विशाल के, जो 3 मित्र, उनका नंबर ले लेती है और उनको भी ट्रेस करना शुरू कर देती है। इधर पुलिस ने विशाल का नंबर पहले से ही ले रखा था, तो विशाल के नंबर को पुलिस जैसे ही ट्रेस करती है तो पुलिस उस नंबर में, विशाल के नंबर में एक नंबर मिलता है जिससे विशाल की बात हुई होती है 3 दिन पहले। वो नंबर को पुलिस जैसे ही ट्रेस करके पहुंचती है तो वो नंबर किसी सब्जी बेचने वाले का होता है और पुलिस तुरंत ही उस सब्जी बेचने वाले के पास पहुंच जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने इस नंबर पर कॉल क्यों की, इस लड़के की तो हत्या हो चुकी है। वो सब्जी वाला जो होता है वो घबरा जाता है और बताता है कि साहब, मैंने इस नंबर पर कॉल नहीं किया। मेरे पास एक दिन करीब 12 से 1 बजे के बीच में 3 लड़के आए हुए थे और उन्होंने मेरा फ़ोन मांगा था कि एक कॉल करना है, और मैंने उनको फ़ोन दे दिया था और उन्होंने ही मेरे फ़ोन से ये कॉल की होगी। जैसे ही पुलिस को ये बात मिलती है तो पुलिस तुरंत ही अब विशाल के उन तीनों दोस्तों पर पुलिस का जो शक होता है वो गहरा हो जाता है और पुलिस तुरंत ही उन तीनों को फिर से अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और इन तीनों का और विशाल का जो मोबाइल नंबर ट्रेस करती है, उसकी लाइव लोकेशन। तो जिस दिन विशाल की हत्या हुई होती है उस दिन इन तीनों की लोकेशन एक ही जगह पर दिखा रहा होता है। जैसे ही पुलिस को इस केस में इतना सारा क्लू मिलता है तो पुलिस तुरंत ही इन तीनों को अपने अंडर कस्टडी में करके थाने ले जाती है और इनसे फिर से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही इन तीनों से पूछताछ करती है, लेकिन फिर से ये तीनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस फिर अपनी पूरी सख्ती से पेश आती है। ये तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और जब ये तीनों इस पूरी घटना की सच्चाई बताते हैं तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विशाल का जो दोस्त होता है, जो अब दुश्मन बन चुका था, वो बताता है कि साहब, मेरी विशाल से जो दोस्ती हुई थी वो ठेके की दुकान पर हुई थी। ठेके की दुकान यानी शराब की दुकान पर। ये जो विशाल होता है ये भी जब कभी ये स्मोकिंग वगैरह कर लिया करता था और इसके जो दोस्ती होती है इन तीनों से वो ठेके पर होती है, क्योंकि ये उसी के पास के रहने वाले होते हैं, उसी के पास में रूम लिए रखे थे। तो इन तीनों से विशाल की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती
इतनी गहरी हो जाती है कि अब इन दोनों का उठना बैठना खाना पीना सारा कुछ इस तीनों के साथ होना शुरू हो जाता है। इन तीनों की दोस्ती विशाल से इतनी गहरी हो जाती है कि अब रात्रि के 12 से 1-1 2-2 बजे तक ये विशाल के साथ विशाल के रूम में ही जो शराब की बोतल लेकर आते हैं वहीं पीबती है विशाल के साथ, और वहाँ से करीब रात्रि के 2 से 3-3 बजे तक ये अपने रूम पर जाया करते थे। ये मित्रता इतनी गहरी हो जाती है कि अब विशाल भी इन तीनों को अपने रूम पर इनवाइट करना शुरू कर देता है। दरअसल जो विशाल होता है वो पैसे से बहुत ही एक रईस बाप की औलाद होता है। इस बात की जानकारी इन लोगों को पहले नहीं होती है, लेकिन बाद में जब विशाल इनसे कहता है कि मैं आप लोगों को एक पार्टी दूंगा क्योंकि मेरे पिताजी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगा। विशाल एक दिन रात्रि में इन तीनों को बहुत अच्छी पार्टी देता है जिनसे इन तीनों का मन ललचा जाता है और ये तीनों सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग विशाल को ही किडनैप कर लें। ये तीनों वापस अपने रूम पर आकर ये सलाह बनाते हैं, लेकिन विशाल को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है क्योंकि वो तो इन तीनों को अपना दोस्त समझ रहा था। जैसे ही ये तीनों मिलकर ये षड्यंत्र बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग विशाल को किडनैप कर लें और इसके पिताजी से 15 से 20 लाख रुपए की मांग रख दें, तो ये इकलौता ही बेटा है तो इसके पिताजी वैसे भी रईस आदमी है तो तुरंत 15 से 20 लाख रुपए तो तुरंत दे देंगे। एक दिन इसी षड्यंत्र के तहत ये तीनों एक दिन बाजार में जाते और उसी सब्जी बेचने वाले के फ़ोन से विशाल के फ़ोन पर कॉल करते हुए कहते हैं कि दोस्त आज क्यों ना हम लोग कहीं बाहर पार्टी करें और हम लोग आपको पार्टी देंगे। विशाल इन तीनों की बात मान जाता है और इनकी बताई हुई जगह पर विशाल पहुंच जाता है। ये तीनों भी ठेके से खूब सारी शराब लेते हैं और एक गांव के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर बैठकर गांव के बाहर एक खंजर होता है, वहां बैठकर ये खूब सारी मात्रा में शराब पीते हैं। ये तीनों अपने षड्यंत्र के तहत विशाल को ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाते हैं जिससे कि वो उसे होश नहीं रहता है कि वो किस जगह पर है, और इसी विशाल के फ़ोन से ही इसके जो दोस्त होते हैं वो इसके पिताजी के पास कॉल करते और इस विशाल को किडनैप करने की फिरौती मांगते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी अभी तक भी विशाल को नहीं चलती क्योंकि वो तो नशे में टुल हो चुका था, उसे तो पता ही नहीं था कि मेरे दोस्त मेरे साथ क्या करने वाले। हालांकि ये उसके पिता से फिरौती तो मांग लेते हैं, फिर ये सोचते हैं कि अगर इसके पिता ने मुझे पैसे दे दिए और उसके बाद ये विशाल अगर हम लोगों से वापस ले गया चला गया अपने पिता के पास, तो फिर ये हम लोगों को पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देगा और हम लोगों को पकड़ा देगा। ये बात इन तीनों के दिमाग में जैसे ही घूमती है तो ये तीनों वहीं पर इस विशाल की मार मार कर हत्या कर देते हैं। घटना स्थल पर ही ये उस विशाल को मार देते और जिसके बाद ये विशाल की डेड बॉडी को एक बैग में भरकर बाइक पर रखकर पास के ही गांव में फेंक देते हैं। और ये फिर से उसके विशाल के पिताजी से फ़ोन करते और फिरौती की मांग करते हैं। जैसे ही फिरौती इनके पास नहीं आती है तो ये लोग भी समझ जाते हैं कि अब उसके पिताजी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, इसलिए ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस से तो भागकर आप जा ही कहाँ सकते हो, इसलिए पुलिस इन तीनों को दबोच लेती है। और जब ये पुलिस वालों को ये सारी सच्ची घटना बताते हैं तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य है वो आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि बाहर रहकर आप सतर्क रहें। तो आज की जो सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।